Dear aspirants, welcome to today's video. Here we have started a new series known as the Big Picture, where we will discuss the big issues prevailing in the Union Territory of Jammu and Kashmir. So for a beginning, we have selected the scenario of hydroelectricity in J&K for our discussion, because आजकल आपको पता है विंटर्स में ख़ास तौर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर जनरेशन जो है या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो जम्मू एंड कश्मीर का है वो ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है, बिकॉज़ विंटर की वजह से पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, इश्यूज ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। सो इस टॉपिक को हमने चूज़ किया ताकि हम ओवरऑल देखें कि J&K का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर है वो किस तरह से फंक्शन करता है, क्या उसकी कैपेसिटी है, कितनी जनरेशन होती है, क्या इश्यूज फेस आते हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या सॉल्यूशंस डिवाइस किए हैं उन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो एस्टिमेटेड पावर पोटेंशियल है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल, जब हम हाइड्रो पावर पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम उस इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं विच इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ, इन लेमैन टर्म्स, विद द हेल्प ऑफ वाटर। सिंपली जो रिवर वाटर है उसकी मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है वो मोस्टली डिपेंडेंट है इसी हाइड्रो पावर सेक्टर पर। तो इस सेक्टर से हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, जितना इसका पोटेंशियल है। जब हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में इतनी इलेक्ट्रिसिटी इस सेक्टर से हमें मिल रही है। पोटेंशियल का मतलब भी कि टोटल कितना हम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम पूरे हाइड्रो पावर सेक्टर को पूरा यूटिलाइज करें तो उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, न कि हो रही है। हो सकती कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल है ना, इट इज़ अराउंड 20,000 मेगावाट पूरे J&K में। ओके, कुछ फिगर्स के हिसाब से अगर इसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी को हम एक्सक्लूड करें तो इट टर्न्स अराउंड 18,392 मेगावाट्स। कुछ जगह पे आपको ये फिगर्स मिलेंगी क्योंकि इसमें तब लद्दाख को इंक्लूड किया गया था। तो अब क्योंकि लद्दाख एक सेपरेट यूटी है, उसको अगर हम एक्सक्लूड करें तो इट टर्न्स अराउंड टू बी 18,392 मेगावाट। अब इस 18,392 मेगावाट में से कितनी ऐसी पावर कैपेसिटी है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, यानी कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वो टर्न अराउंड होता है ऑलमोस्ट 14,867 मेगावाट। यानी कि इतना हमारा पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल में से इतनी कैपेसिटी को हमने आइडेंटिफाई किया है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जनरेट करने के लिए। अब कहाँ से, किसको हमने आइडेंटिफाई किया, कहाँ से हम इसको जनरेट कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले हमारा आता है चिनाब बेसन, यानी कि जो रिवर चिनाब है और उसका जो बेसन एरिया है उसको अगर हम यूटिलाइज करें तो उससे हम जनरेट कर सकते हैं 11,283 मेगावाट। इसी तरह से जो हमारा जहलम बेसन है उससे हम जनरेट कर सकते हैं 3,084 मेगावाट। और इसी तरह से जो हमारा रवि बेसन है उसमें से हम जनरेट कर सकते हैं 500 मेगावाट। तो ये हमारे 3 बड़े रिवर बेसन्स हैं जिस पे मेनली हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है डिपेंड करती है। अब जैसा मैंने आपको बोला, ये हमारा पोटेंशियल था, ये हमारा आइडेंटिफाइड है। अब इस आइडेंटिफाइड में से भी सारा हम अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। एक्चुअली इसमें से जितना हम हार्नेस कर पा रहे, जितना हमारे पास अवेलेबल है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी इस आइडेंटिफाइड में से हमारे पास अवेलेबल है वो है अराउंड 3,633 मेगावाट। ओके, सो दिस इज द हार्नेस्ड, दिस इज आइडेंटिफाइड एंड दिस इज पोटेंशियल। तो ये हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल है, यानी कि ये आइडेंटिफाइड का सिर्फ 24.4% है। ठीक है, इसका 24.4% इज 3,633 मेगावाट। ओके, तो
इसका अगर हम फर्दर ब्रेकडाउन देखें, वो बताने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिकल फिगर भी देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 3 दिखाए हैं, पोटेंशियल कितना है, आइडेंटिफाइड कितना है और हार्नेस्ड कितना है। आप देखिए, ये हमारी पूरी कैपेसिटी है जितना हमारे पास पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, बट आप देखिए हार्नेस हम कितना कर पा रहे हैं, तो बहुत डिफरेंस है, बहुत कम। सो दिस इज़ अराउंड 18,000 मेगावाट और दिस इज़ अराउंड 3.6 किलो मेगावाट, 3600 मेगावाट। तो शॉर्ट में 3.6 मेगावाट मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये डिफरेंस क्यों है, हम क्यों नहीं पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ये भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट हम वापस यहाँ पे आते हैं, जो हमारा 3633 मेगावाट जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें से 2 कैटेगरीज बनती हैं। एक तो हमारे जो स्टेट के पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो जनरेट करते हैं 1140 मेगावाट, और जो रेस्ट कैपेसिटी बचती है अराउंड 2300 मेगावाट, वो जनरेट करते हैं हमारे सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारा स्टेट जो है, जो पहले था JNK, अब जो UT है, इट ओन्स 13 पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इन JNK, और रेस्ट ऑफ द पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेंटर के पास है। तो जो स्टेट पे जिनका डायरेक्ट कंट्रोल है वो 13 है, उसमें से हमारा 1140 मेगावाट जनरेट हो रहा है। जिन पावर प्रोजेक्ट्स का कंट्रोल JNK में सेंटर का है, उसमें से हमारा 2300 मेगावाट जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, स्टेट के पास हमारा कौन कौन सा है, बगलिहार है, लोअर जहलिम है, अपर सिंध है। बगलिहार, लोअर जहलिम और अपर सिंध, ये स्टेट का है। तो आप यहाँ पे वो स्टेट UT का कंफ्यूजन ना करें। स्टेट UT यहाँ पे इन द सेम सेंस यूज़ किया जा रहा है, ये वो पॉलिटी वाला स्टेट UT नहीं है, इट्स जस्ट एन एंटिटी स्टेट। और सेंटर जो है, सेंटर के पास है सलाल, ओडी, जुलहस्ती एंड किशनगंगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सेंटर के पावर प्रोजेक्ट्स हैं। सो 2 कैटेगरीज है हमारे पास, सेंटर एंड दी स्टेट। स्टेट वालों की कैपेसिटी इज 1140 एंड सेंटर वालों की कैपेसिटी इज 2300 मेगावाट। सो दीज आर द पावर प्रोजेक्ट्स। ये एक लिस्ट है, इसमें यहाँ पे करगिल और लद्दाख के लद्दाख के पावर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो उनको अगर आप एक्सक्लूड करें, उसके अलावा यहाँ JNK के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें से कुछ स्टेट का कंट्रोल है, डायरेक्ट JNK का कंट्रोल है, कुछ पे सेंटर का कंट्रोल है। अब क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, यही हमारी मेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो यहाँ अवेलेबल है हमारी JNK में, जो ये ज़रूरी है समझना कि हम किस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और कैसे वो जनरेट होती है। तो यहाँ पे एक फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, दिस इज़ अ रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर, ओके, विच इज़ फेड बाय रिवर। इसमें पानी रिवर से आता है, चाहे वो जहलिम हो, चिनाब हो, रावी हो, कोई भी रिवर हो। तो यहाँ पे पानी को रोका जाता है विद द हेल्प ऑफ ए डैम, ओके। जब पानी यहाँ पे रुका, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है और इसको इस गैप के थ्रू, पेनस्टॉक के थ्रू टरबाइन की तरफ डायरेक्ट किया जाता है। पानी में काफ़ी फ्लो होता है, ये टरबाइन को पुश करती है और जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट करता है। टरबाइन इन टर्न जो है जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो फिर एक ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होता है जो इस इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर पावर ट्रांसमिशन लाइंस के साथ कनेक्ट करके आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जाता है। और जो रिवर का पानी जो है एक्स्ट्रा, जो हमें टरबाइन में यूज़ नहीं होता है, वो यहाँ से निकलकर वापस अपनी रिवर में कनेक्ट हो जाता है। सो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है, एक स्केच है कि किस तरह से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी JNK में जनरेट करते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको ये फिगर काम आएगी समझने में कि हम प्रॉब्लम्स फेस क्यों करते हैं अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर में। तो टोटल कैपेसिटी भी मैंने आपको बता दी और कौन कौन से एंटिटीज़ यहाँ पे पावर जनरेशन में पार्ट लेती हैं वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। बट अब असली जो हमारा मेन इशू है वो है प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही हैं JNK के हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर में।
सो ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है जो एक डेली न्यूज़पेपर से ली गई है। तो वहाँ पे उन्होंने हमारी इन प्रॉब्लम्स को एक अच्छे ग्राफिकल मैनर में डिपिक्ट किया हुआ है। देखिए, जो मैं अभी तक आपको बता रहा था कि 1140 मेगावाट जो है वो स्टेट ओन्ड पावर प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी है, बट इस विंटर में एक बहुत बड़ा सेटबैक पावर जनरेशन में आया है कि 1140 मेगावाट कैपेसिटी होने के बावजूद JNK के पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं दे आर एबल टू जनरेट ओनली 250 मेगावाट। इमेजिन 1140 मेगावाट से सिर्फ 250 मेगावाट। इसी तरह से जो सेंटर के पावर प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी है 2300 मेगावाट्स, सेंटर ओन प्रोजेक्ट्स, दे आर एबल टू जनरेट ओनली 350 मेगावाट। ओके, रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे, बट फिलहाल हम मोटा मोटा ऊपर से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। अब बिकॉज हमारी खुद की पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है बहुत कम है, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन द परचेज ऑफ पावर प्रोजेक्ट, सॉरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द परचेज ऑफ पावर फ्रॉम द अदर पावर प्रोजेक्ट्स। तो क्योंकि हमें परचेज करना पड़ता है, तो पिछले 10 साल में इस परचेज करने के लिए हमें 55,254 करोड़ खर्च करने पड़े हैं, जिसमें 2021 एंड 22 में ही 8,197 करोड़ का खर्चा आया, और हमारी लाइबिलिटीज़ अभी पावर सेक्टर में जो है वो है 35,175 करोड़। तो इश्यूज इस तरह के हैं कि हमारी जनरेशन जो है वो भी अफेक्टेड है, ये विंटर्स की बात मैं कर रहा हूँ, और इसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स। सो पहला, जैसे मैंने आपको कहा, रिड्यूस्ड जनरेशन हमारी रिड्यूस आखिर क्यों हुई? अगर हमारी कैपेसिटी 3600 मेगावाट और 3500 मेगावाट की है, तो हम इतना कम जनरेट क्यों कर रहे हैं? क्यों 65% डिप हो गया है हमारी जनरेशन में? उसका रीज़न है जो प्रेसिपिटेशन टाइमली JNK में नहीं हुई है, चाहे रेनफॉल हो या चाहे स्नोफॉल हो। अब मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि ये चीज़ समझने के लिए आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट होती है वो समझना ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पे एक लिंक समझ में आएगा। देखिए, क्योंकि रेनफॉल और स्नोफॉल कम हो गया, उसकी वजह से रिवर्स के अंदर जितना पानी है वो भी कम हो जाता है, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। जब पानी का वॉल्यूम कम हो गया तो इस रिजर्वायर में जो पानी जमा होता है ऑब्वियसली वो भी कम हो जाएगा। इसमें पानी कम होने की वजह से टरबाइन जो है उतना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, हमारी जनरेशन जो है वो प्रॉपरली अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाती, जिससे सारा हमारा पावर जनरेशन सेक्टर जो है वो इफेक्ट हो जाता है। सो लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन हैज़ लेड टू द रिड्यूस्ड जनरेशन। इसीलिए बोलते हैं कि इनफैक्ट आप इसको लिंक कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से भी। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से JNK में गॉड फॉरबिड ऐसा होता है कि स्नोफॉल कम होने लगा, रेनफॉल विंटर्स में कम होने लगा, तो हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है एक बहुत बड़ा हिट लेगी, इसमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा। अनदर रीज़न जो हमारी पावर सेक्टर जो है, हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर जो उसमें इफ़ेक्ट हो गया है, वो है बिकॉज ऑफ द डिले इन द पावर प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जो न्यू गांधरबल पावर प्रोजेक्ट था, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है इन ग्राफिक्स में। न्यू गांधरबल पावर प्रोजेक्ट है हमारा, या लोअर कलनाई पावर प्रोजेक्ट जो है, इनकी कमिश्निंग में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। दे आर स्टक एट द टेंडरिंग स्टेज, अभी ये टेंडरिंग स्टेज पर ही रुके हुए हैं, एंड बोथ दीज पावर प्रोजेक्ट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट बिफोर 2027। इसी तरह से जो हमारा मोहरा पावर प्रोजेक्ट है, इसमें भी डिले हो गया, इसकी कमिश्निंग में, इसके स्टार्ट होने में, इसकी फंक्शनिंग में डिले हो गया, एंड इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट बाय बिफोर 2026। तो बिकॉज इन पावर प्रोजेक्ट्स में डिले हो गया, तो ऑब्वियसली हमारी जनरेटिंग कैपेसिटी में जो है एडिशन नहीं हो रहा है। And this problem has been highlighted by the Comptroller and Auditor General of India in its report of the year 2021. तो CAG ने 2021 में बोला कि 374 साइट्स हमारी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आइडेंटिफाई हुई हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी जो है 1725 मेगावाट है। बट इसमें से सिर्फ 10 प्रोजेक्ट्स जो हैं
वो स्टार्ट हुए। आउट ऑफ 374 साइट्स सिर्फ 10 प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं जिनकी कैपेसिटी इज़ अराउंड 80 मेगावाट। ठीक है, तो आप देखिए 374 में से सिर्फ हमारे 10 प्रोजेक्ट स्टार्ट हो पाए हैं। तो इतना ज़्यादा डिले जो है पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, जिसकी वजह से हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी में जो है एडिशन नहीं हो पा रहा है। और JNK इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न ग्रिड, यानी कि जो हमारी कंट्री है इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रिड्स as far as the power sector is concerned. We have the northern grid, we have the eastern grid, western grid, okay, different grids. तो इन grids में different states and union territories जो है इसका part बन जाती हैं। तो JNK जिस grid का part है it is known as the northern grid। ये मैं आपको यहाँ पे एक मैप के थ्रू भी दिखाऊँ। These are the states और union territories which are the part of the northern grid। तो इसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी है। अब यहाँ पे नॉर्दर्न ग्रिड में होने से क्या होता है, देखिए जितना JNK में पावर जनरेट करता है इट इज़ फेड टू दिस नॉर्दर्न ग्रिड, और इस नॉर्दर्न ग्रिड से फिर सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को डिस्ट्रीब्यूट होता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डिस्ट्रीब्यूट होता है जो इस नॉर्दर्न ग्रिड का पार्ट है। अब देखिए अगर 2300 मेगावाट सेंटर के पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, तो ये सारे 23 मेगावाट सिर्फ JNK को नहीं मिलेंगे, नो, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे उन सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में जो इस नॉर्दर्न ग्रिड का पार्ट हैं। तो होता क्या है, भले ही 2300 मेगावाट JNK में जनरेट हो बट सारा का सारा JNK को नहीं मिलता है। JNK को सिर्फ उतना मिलेगा जितना सेंटर को लगता है कि इनकी रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो एलोकेशन को भी विद टाइम इंक्रीज किया जाता है, बट ऑल ऑफ द पावर इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द JNK। सो डिस्पाइट हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 2300 मेगावाट्स, नॉर्दर्न ग्रिड से जो इस 2300 में से है कुछ पार्ट पंजाब को भी जाता है, ओके, कुछ दिल्ली को भी जाता है, ठीक है, और जो नॉर्दर्न ग्रिड के बाकी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी ये पावर चला जाता है। अब क्योंकि हमारे पास हमेशा पावर की रिक्वायरमेंट जो है दिन ब दिन डे बाय डे बढ़ ही रही है, तो इस 2300 में से कुछ इलेक्ट्रिसिटी वापस लेने के लिए हमें वो परचेज करनी पड़ती है। JNK को इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी पड़ती है इस पोर्शन में से, या सेंटर जितनी भी एलोकेशन करे उसमें से कुछ पार्ट जो है हमें परचेज भी करना पड़ता है। उसी परचेज करने की वजह से हमारा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, जैसा कि वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया ऑलरेडी। JNK को जो परचेज करना पड़ता है पावर, उसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ गया है। सो JNK इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न ग्रिड एंड इट हैज़ टू परचेज सम इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसके खुद के पावर प्लांट्स जो हैं वो उतना ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रहे। उसके अलावा एनर्जी डिमांड जो है JNK में इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 to 6% एनुअली। हर साल इसमें इतना इंक्रीज हो रहा है, और इट इज़ एक्सपेक्टेड अगले 4 साल में JNK की पावर रिक्वायरमेंट जो है इट विल रीच अप टू 4000 मेगावाट। तो अभी जो हमारा जनरेटिंग कैपेसिटी है JNK में सेंटर और स्टेट को मिला के इट इज़ 3500 मेगावाट। सो अगले 4 साल में जो हमारी डिमांड है वो कहाँ पहुँच जाएगी, 4000 मेगावाट में। सो जनरेशन और डिमांड में जो है फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा गैप आने वाली है अगर हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी में एडिशन ना हुआ। उसके अलावा जो हमारा एग्जिस्टिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, ओके, सो इट इज़ हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। अब ये कितना लॉस हो रहा है, JNK has experienced loss up to 44%, okay, national average अगर हम देखें it is only 15.9% लॉस, ठीक है। तो हमारा पावर लॉस जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आप देखिए कितना हो रहा है, 44%, विच इज़ वे अहेड ऑफ द नेशनल लॉस। इनफैक्ट 2011 में एक कमिटी सेटअप हुई थी जो नोन एज द एब्राहम कमिटी। एब्राहम कमेटी ने JNK के जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनको ये एडवाइजरी दी थी कि आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को स्टेट में कम करें। तो उन्होंने इसमें एक रीज़न भी दिया था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस क्यों है, बिकॉज पावर लाइंस जो है हमारी ओल्ड है,
वी हैव ओल्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, उसके लाइंस के साथ साथ जो इक्विपमेंट भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है वो भी पुराना हो चुका है। उसके अलावा रिपेयर और मेंटेनेंस, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। ओके जो ये पुराना इक्विपमेंट हुआ है इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस भी साथ साथ में नहीं हो रही है। उसके अलावा थेफ्ट, जो लोग बिजली की चोरी करते हैं उसकी वजह से भी लॉस होता है। उसके अलावा मीटर्स, उनकी जो टेम्परिंग है, मीटर्स के साथ जो छेड़खानी की जाती है बिजली चोरी करने के लिए, उसकी वजह से भी लॉस होता है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो इंश्योर करें ये टेम्परिंग और थेफ्ट जैसी चीज़ें ना हो। तो ये अब्राहम कमेटी ने रीजंस दिए थे कि हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हाई क्यों है, ये नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा क्यों है। उसके अलावा एक और रीज़न, एक और प्रॉब्लम हमारे पावर सेक्टर में है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक सेपरेट टॉपिक है जो हमने बार बार डिस्कस किया है ज्योग्राफी में भी, हमारे लेक्चर्स में आप इसको देख सकते हैं, यहाँ हम इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी में एक क्लॉज ये है कि जो 3 रिवर्स हैं, इंडस, चेनाब एंड जहलम, दे हैव बीन एलोकेटेड टू पाकिस्तान। इन तीनों का पानी जो है पाकिस्तान में चला जाता है एंड दे हैव द राइट्स टू यूज़ इट। इंडिया ऑन द अदर हैंड इस पानी को यूज़ कर सकते हैं बट ओनली अप टू अ सर्टेन कैपेसिटी। अब जो किस कैपेसिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए यहाँ पे रिलेवेंट है कि इंडिया जो है इसको पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर सकता है बट उसमें एक क्लॉज है कि इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे क्या इसका मतलब है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला हम पानी को यहाँ पे स्टोर करते हैं, ओके, डैम को यूज़ करके जब पानी को हमने स्टोर किया फिर इससे हम पावर जनरेशन करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हम इन 3 रिवर्स पर, इंडस, चिनाब और जहलम, इन पर जो हम पावर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दे हैव टू बी द रन ऑफ द रिवर, नॉट द रिजर्वायर टाइप। जो रिजर्वायर टाइप मैंने आपको ऊपर बताया वो नहीं, बट दे हैव टू बी द रन ऑफ द रिवर। अब ये रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट क्या है, ये इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पे वाटर को जो है किसी रिजर्वायर में नहीं रखा जाता है। आप देखिए यहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं है तो वाटर को किसी जगह स्टोर नहीं किया जाता है। पानी जो है रिवर से आता है, फ्लो करता है, टरबाइन को रोटेट करता है एंड इट मूव्स ऑन। तो इसको किसी जगह पे रोका नहीं जाता है, स्टोर नहीं किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए कभी रिवर का फ्लो जो है, जैसा मैंने आपको बोला, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन और स्नो, रिवर का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, फ्लो कम हो गया। अब जब फ्लो कम हो गया तो टरबाइन भी प्रॉपर्ली रोटेट नहीं होता है, जिसकी वजह से जनरेटर भी पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता है। बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द फ्लो ऑफ द वाटर इन दीज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स अपनी पूरी कैपेसिटी पे हमेशा हर साल काम नहीं कर पाते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी ने जो लिमिटेशन लगाई है इन 3 रिवर्स पे इंडिया पर कि वो इस पे सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से इनकी कैपेसिटी भी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट इंडिया बीइंग एन अपर राइपेरियन स्टेट। इंडिया के थ्रू ही पहले रिवर्स फ्लो होती हैं फिर जाके वो पाकिस्तान में जाती हैं, बट इंडिया ही को राइट नहीं है कि वो इन 3 रिवर्स को अपनी फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज कर पाएँ। सो ये इंडस वाटर ट्रीटी भी हमारे लिए एक इम्पेडिमेंट है। अब ये तो हमारी प्रॉब्लम्स थी जो हमारी पावर सेक्टर को फेस करनी पड़ रही हैं। तो अब इनका कुछ सोल्यूशन भी है जो गवर्नमेंट ने डिवाइस किया है कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएँ, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। तो उसमें से सबसे पहला सोल्यूशन जो है, इट्स अ स्कीम नोन एज द रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RDSS। व्हाट इज़ दिस स्कीम? इस स्कीम का जो मकसद है टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड पावर डिपार्टमेंट्स। इस स्कीम का टोटल ओवरले जो है इट इज़ 3 लाख करोड़ एंड इट विल फंक्शन अप टू द ईयर 2025 एंड 26। तो ब्रीफ ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना, मॉडर्नाइज करना। उसके अलावा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिलायबल बनाना और क्वालिटी ऑफ सप्लाई को इम्प्रूव करना। जो ट्रांसमिशन लॉस है हमारे,
ओके। ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉस जो है उसको रिड्यूस करना ऑल ओवर इंडिया टू 12 to 15%। तो इसमें हमारा JNK भी आता है जहां अभी 44% लॉस है। तो इस स्कीम के थ्रू इन लॉसेस को भी नीचे लाया जाएगा। और जो हमारा रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर में गैप है, यानी कि पावर एक्सपेंडिचर जो बिजली सप्लाई हो रही है स्टेट के थ्रू और जो उनको वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है थ्रू द फीस, उस गैप को ज़ीरो करना बाय 2024 एंड 25। अभी गैप है बिकॉज कुछ जगहों पे मीटर्स नहीं लगे हुए हैं जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है गवर्नमेंट को पावर सप्लाई में और रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है। तो मीटरिंग की वजह से ये गैप भी जो है ज़ीरो गवर्नमेंट को करनी है। तो इस स्कीम के अंडर JNK को 5,835 करोड़ रुपीस अलॉट हुए हैं। तो इसमें क्या क्या काम यहाँ पे किए जाएंगे, एक तो इसमें मीटरिंग वर्क किया जाएगा, यानी कि स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे। उसके अलावा जो पावर लॉस होता है उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें मेनली RDSS के थ्रू यहाँ पे की जाएगी और बाकी जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो है ही कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। देन अब क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी विंटर में यहाँ पे पावर डिमांड बढ़ जाती है JNK में, ठंड की वजह से हीटर्स चलाने पड़ते हैं, हीटिंग इक्विपमेंट्स चलाने पड़ते हैं। तो क्यों उस पावर डिमांड को मीट आउट करने के लिए सेंटर जो है कभी कभार पावर एलोकेशन को इंक्रीज करता है फ्रॉम द सेंटर शेयर, वही नॉर्दर्न ग्रिड। तो नॉर्दर्न ग्रिड से जितनी एलोकेशन JNK को नॉर्मली जाती है, विंटर्स में एक्स्ट्रा डिमांड मीट करने के लिए एक्स्ट्रा एलोकेशन भी की जाती है। अभी जैसे रिसेंटली 1800 मेगावाट्स अलॉट हुए इंक्रीज इन एडिशन, जो जितना अलॉट होता है JNK को उससे अलावा इसको इंक्रीज किया गया टू 1800 मेगावाट। तो ये भी एक सोल्यूशन गवर्नमेंट ने डिवाइस किया। इसके अलावा स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं अंडर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज। तो 2 फेजेस में स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं और इसकी वजह से स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल होने की वजह से जो हमारा पावर लॉस है इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 15%। तो देयर हैज़ बीन 15% रिडक्शन इन पावर लॉस, क्योंकि आपको पता है जो स्मार्ट मीटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि इससे पावर थेफ्ट, पिल्फरेज जो है, टेम्परिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो जब चोरी नहीं होती है तो जितना पावर कंज्यूम होता है उसी के हिसाब से बिल जनरेट होती है, उसी के हिसाब से फ़ी पे किया जाता है और ये फ़ीस ही जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन जाता है जिसको वापस पावर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो इस इम्प्रूवमेंट में यूज़ करने की वजह से देयर हैज़ बीन ए 15% रिडक्शन इन द पावर लॉस। और जो हमारी पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है इसको भी इंक्रीज़ किया गया है, इट हैज़ ग्रोन बाय 50% इन 2019 टू 24। इस पीरियड के दौरान हमारी JNK की ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज़ किया गया है बाई 50%। तो ये तो सॉल्यूशंस थे जो गवर्नमेंट ने डिवाइस किए हैं विद इन द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के अलावा क्या हम अपनी डिपेंडेंस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर रिड्यूस कर सकते हैं? क्या JNK में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं? क्या हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से अवे मूव कर सकते हैं? अगर आप JNK की टोपोग्राफी को देखें तो यहाँ पे विंड एनर्जी जो है अवेलेबल नहीं है ऑन ए कमर्शियल स्केल, बिकॉज यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे ना समंदर है ना यहाँ पे इस तरह का कोई कोस्टल एरिया है जहाँ पे हम विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल करें। उसके अलावा हमारी रिलायंस जो है वो किस पर आती है फिर? सोलर एनर्जी पर। ओके, अब इसमें ऑल्टरनेटिव्स में हमारा सबसे पहला ऑल्टरनेटिव जो है वो यही है, रूफ टॉप सोलर एनर्जी। सो JNK गवर्नमेंट हैज़ डिवाइज्ड ए प्रोग्राम कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा और दे विल जनरेट अ पावर अप टू द कैपेसिटी ऑफ द 70 मेगावाट। ठीक है, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पे रूफ टॉप सोलर पावर को जो है इंस्टॉल किया जाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट है सैंक्शन ₹400 करोड़। ओके, और ये जो रूफ टॉप सोलर एनर्जी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे इंस्टॉल की जाएगी इसको भी पावर ग्रिड के साथ
कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा बिजली यहाँ से जनरेट होगी उसको ग्रिड में सप्लाई किया जाएगा। ग्रिड में सप्लाई होने की वजह से हमारी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा सोलर पावर मॉड्यूल्स, वेफर्स, सोलर पावर सेल्स, ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इसको सेटअप किया जा रहा है इन कठुआ बाय ग्रीव एनर्जी। Okay, Griv Energy is setting up a manufacturing facility in Kathua with an investment of rupees 4500 crores. Okay, तो जब ये कैपेसिटी, जब ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, तो यहाँ से हमें 3.2 गीगावाट हाई एफिशिएंसी सोलर पावर मॉड्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, ये सोलर पावर प्लांट नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वो ग्रीव एनर्जी यहाँ कठुआ में उसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो कितने ऐसे इक्विपमेंट्स वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, सोलर एनर्जी जनरेट होगी, वो है अप टू द कैपेसिटी ऑफ 3.2 गीगावाट। उसके अलावा देयर इज अ सेंटर सेक्टर स्कीम टू प्रमोट सोलर एनर्जी विच इज़ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे फोकस है, यहाँ पर फोकस जो है वो घरों पर है। तो गवर्नमेंट इसमें 40% सब्सिडी देती है, जितना भी खर्चा आता है घर में सोलर पैनल्स लगाने का, उसका 40% खर्चा जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगी, वो गवर्नमेंट देगी, ताकि घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी जनरेट हो और वो यूटिलाइज हो। तो इस स्कीम के ब्रीफ फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन भी 7% का हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करती है। तो आपके घर में जो बिजली एक्स्ट्रा जनरेट होगी वो आप बेच सकते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी, तो इससे आपकी इनकम भी आ जाएगी और ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को भी आप हेल्प करेंगी, क्योंकि आप एक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्स ऑफ एनर्जी पे रिलाई कर रहे हैं, उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और इस सेक्टर में 17 लाख जॉब्स भी क्रिएट होंगे। सो अगर इस स्कीम को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकती है। ओके, क्योंकि आपके घर के छत के ऊपर ही सोलर पावर पैनल्स लगे हुए हैं, जिससे आप वहाँ पे खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर रही है, इट इज़ प्रोवाइडिंग ए सब्सिडी एज वेल। उसके अलावा J&K has come up with a policy known as the J&K कैप्टिव पावर पॉलिसी 2020। तो इसमें देखिए क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हाई पावर यूजेज होती है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, हमारे पास स्टील है, या हमारे पास केमिकल प्लांट्स है। यहाँ पे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ज़रूरत है और हाई क्वालिटी, कंटिन्यूस एंड हाई क्वालिटी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पॉलिसी के अंदर दीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स दे कैन इन्वेस्ट एंड हैव देयर इन अ वे ओन पावर जनरेशन प्लांट्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर बहुत बड़ा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट J&K में सेटअप किया, ही कैन हैव हिज ओन पावर प्लांट फॉर हिज ओन यूनिट। ठीक है, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें भी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारी पावर अवेलेबिलिटी, पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो ऑगमेंट हो जाएगी। उसके अलावा रिमोट एरियाज़ में पावर सप्लाई पहुंचाने के लिए कुछ रिमोट एरियाज़ को भी ग्रिड्स के साथ कनेक्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल जिसमें रिसेंटली आता है हमारा गुरेज, ये एक नॉर्दर्न मोस्ट विलेज है हमारा, वन ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट विलेजेस इन J&K, जिसको अब कनेक्ट किया गया है विद द पावर ग्रिड टू इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स भी एनविजन किए हैं। फॉर एग्जांपल डल लेक में गवर्नमेंट हैज़ एनविजन्ड ए फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 100 किलोवाट इन द डल लेक।
उसको डल लेक में इंस्टॉल किया जाएगा और वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी. सो दीज आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड वेरियस सोल्यूशन विच द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड. सो मेन रिलायंस हम हमेशा अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर पर नहीं रख सकते हैं. एक तो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से जो हमारे रिवर्स हैं उनका फ्लो जो है वो इफेक्ट हो रहा है. देन सम मैन मेड फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इंडस वाटर ट्रीटी, जिसकी वजह से इम्पेडिमेंट्स हुए हैं. देन देयर इज दिस डिले इन द पावर प्रोजेक्ट्स. और उसके अलावा जो हमारा फोकस है दिन ब दिन वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल दी सोलर एनर्जी. सो ये ओवरऑल एक पिक्चर मैंने आपको दे दी कि हमारे जो हाइड्रो पावर सेक्टर है JNK में, उसमें क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, कितनी कैपेसिटी है, कैसे जनरेशन हो रही है और कैसे गवर्नमेंट जो है इन इश्यूज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है. सो ये हमारा आज बिग पिक्चर का टॉपिक था. हम एक ऐसे ही दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे जहाँ पे हम इन डिटेल्स में इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.